ओके, कुछ क्वेश्चंस देखिए बच्चे, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम। अब तक आपके जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे उसमें क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन अब आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसमें लैंग्वेज लिखी रहती है। लैंग्वेज को पढ़ करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद में आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, सिंपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अभी इसको हिंदी में बोल देंगे हम, पासिंग थ्रू the origin given that the slope of the tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of the coordinates of that point, sum of the coordinates of that point। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए क्वेश्चन। उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है, यस आगे लिखिए। उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाता है यदि इस वक्र के किसी बिंदु, देखिए आगे, यदि इस वक्र के किसी बिंदु, लिखिए ब्रैकेट में x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मूल बिंदु से गुजरने वाले या उस वक्र का, उस कर्व का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर जाती है, तथा यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। ये हिंदी में हमने आपको लिखवा दिया है। अब देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक ऐसा कर्व जो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसके किसी पॉइंट पर x, y पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता इक्वल है उस पॉइंट के निर्देशांकों की योग के बराबर। अब एक रैंडम से अगर आपको बताएं, इसको देखिए ध्यान से, अगर आपको थोड़ा सा आपको बताएं कि बच्चे मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है
जो मूल बिंदु से पास कर रहा है, मतलब कोई एक्चुअल ग्राफ नहीं बता रहे हैं, आपको रैंडमली उसे समझा दे रहे हैं कि मान लो बच्चे ये आपके पास में कोई एक कर्व है जो मूल बिंदु से देखो पास हो रहा है। इस कर्व पर कोई मान लो मेरा पॉइंट P है। अब भाई पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y। बच्चे इसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट है ये टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है। अब बच्चे टेंजेंट क्या होता है, पढ़ा है आपने, डिवाइड बाय dx। टेंजेंट मीन जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, जो टेंजेंट मीन्स होता है डिवाइड बाय dx, ये आपको अच्छे तरीके पता है। कह रहा है टेंजेंट है इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट का सम है, उस पॉइंट के निर्देशांकों का योग, मतलब बच्चे क्या, इक्वल टू x प्लस वाई। ये दिया गया आपको। क्या करेंगे, y आप यहां ले आइए, तो बच्चे डिवाइड बाई dx प्लस माइनस का y इक्वल टू क्या, x। डिवाइड बाई dx प्लस माइनस 1 इंटू वाई लिख लेंगे आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम। अब ये क्या है, एक बच्चे क्या है, LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज अ LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ LDE। क्या है बच्चों, क्या फॉर्मेट है, डिवाइड बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बच्चों, qx। और बच्चे इस केस में IF का फॉर्मूला होता है e की पावर px और dx। तो e की पावर बच्चे px क्या है, -1 और dx वो भी इंटीग्रल। बच्चे e की पावर क्या आ गया, -x आ गया, मेरा IF आ चुका है। बोलो भाई, e की पावर px -1 है तो रखेंगे -1, आपका हो जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या, कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। वो क्या होता है बच्चे, y इंटू होता है IF, बता चुके हैं आपको, इंटीग्रल qx IF dx प्लस c। तो y इंटू ई की पावर -x, qx क्या है आपके पास में, x है, e की पावर -x और dx प्लस c। तो y e की पावर -x को मान लेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन क्या, -1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन अपॉन -1 और प्लस बच्चे सी रहने दीजिए। तो y e की पावर -x माइनस x e की पावर -x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e की पावर -x का बच्चे e की पावर -x होगा, अपॉन फिर से -1 आएगा प्लस c। तो आंसर हो गया फाइनली y इंटू ई की पावर -x माइनस x e की पावर -x माइनस e की पावर -x प्लस c। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चे इसका फाइनल आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आगे पीछे टर्म को करके आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आप इसी तरीके जान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आई थिंक आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा।
देखिए इसमें कहा गया था कि एक कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस कर्व को जो ग्राफ बनाया, ग्राफ एक्चुअल ग्राफ नहीं है, एक्स रखेंगे 0, वाई 0 रखेंगे तो कोई मतलब है नहीं इसका। ओरिजिन से पास तो वहाँ पे सी 0 आ जाएगा। जब आप एक्स रखेंगे 0 तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सी 0 नहीं होगा बच्चों, वहाँ सी कुछ और आ जाएगा। मान लीजिए आप इसको पासिंग कराते हैं ओरिजिन से, तो एक्स रखेंगे 0, वाई 0 कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारा सी -1 हाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कराएंगे बिल्कुल। देयरफॉर हाँ सी से कहाँ पड़ेगा अभी, देयरफॉर सी निकाल लीजिए। ओरिजिन मीन्स क्या 0,0, तो एक्स वाई करें तो 0 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू -0 e की पावर -0 और e की पावर बच्चे क्या -0 और प्लस सी 0 हो गया, ये भी 0 है। e की पावर समथिंग वैल्यू क्या होती है 1 प्लस सी, तो हमारे पास में यहाँ जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, इसको वहाँ भेज दीजिए तो c इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। तो सो फाइनल जो मेरा बनेगा, फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व वो क्या आएगा, रख लेंगे सीधा वहीं पे। तो y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x, ये कर्व बनेगा। हम चाहे e की पावर -x को कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेने के बाद में, है तो e की पावर -x ले लो कॉमन, तो -x और -1 दोनों में कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस प्लस x और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस कर्व का आंसर जो होगा आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, e की पावर -x कैंसिल होना चाहिए था। नहीं c मेरा क्या आया था, गलती किया ना, c रखा नहीं हमने यहाँ पे, c मेरा क्या आया था 1, तो यहाँ +1 रहेगा यहाँ पे ना, तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना, कैंसिल नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया गया। c हमने बोले रखा ही नहीं, पहली बात तो सोचा c 0 आया है। तो इस स्टेज में आप देखिए c मेरा आएगा नहीं, रख लीजिए वहाँ पे ऊपर c आया था 1, तो c रख लेंगे आप 1। तो y e की पावर -x, आप इसी बॉक्स से आ जाइए, इसको मान लो इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1, सो फाइनल इक्वेशन ऑफ कर्व, या लिखेंगे सो फाइनल फ्रॉम इक्वेशन ऑफ 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ज़रा आप आ जाइए, तो इसी में रख लेंगे y e की पावर -x इक्वल टू -x e की पावर -x और -a की पावर -x और प्लस 1, इसको यहाँ ले आओ, सब डाटा इधर ले आओ, तो y e की पावर हो गया -x प्लस x e की पावर -x प्लस a की पावर इक्वल टू 1, सब में ले लो कॉमन a की पावर -x, तो क्या आ जाएगा x प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू क्या 1, बस ये आंसर हो गया, यहीं रोक लीजिए। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या आप ऐसे कर दीजिए, बात एक ही है, इसको नीचे ले आएंगे तो x प्लस वाई प्लस 1, या कि यहाँ डिवाइड करेगा 1/a की पावर माइनस से ऊपर जाके a की पावर क्या हो जाएगा +x, तो ये आपका जो आंसर आया है यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हो गया है। तो एक सवाल देखिए, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सरसाइज 9 पॉइंट, लगता है आज क्वेश्चन, चलिए बता देते हैं, हिंट कर देते हैं। देखिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ा सवाल है,
9.4 है क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, अभी हिंदी में बता देंगे, पहले देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NCERT बुक है, NCERT, और एक्सरसाइज 9.4 ओपन कर मिल जाएगा आपको, उसमें 22 है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। एक कल्चर में जब बैक्टीरिया, किसी जीवाणु मतलब जो होते हैं, बैक्टीरिया को हमने गिना है, काउंट किया है, 1 लाख था। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में 10% नंबर इंक्रीज हो गया। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। कितने घंटे में ये 2 लाख बैक्टीरिया हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जितने नंबर प्रेजेंट हैं उतने के प्रोपोर्शनल हमारा रेट ऑफ बढ़ रहा है। अब देखिए हिंदी में बोल देता हूँ। किसी जीवाणु समूह में, कोई जीवाणु समूह है, बैक्टीरिया ग्रुप है, उसमें जीवाणु की संख्या 1 लाख है। 2 घंटों में की संख्या 10% की वृद्धि होती है, तो कितने घंटे में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे मान लीजिए, लेट एट टाइम टी लिखा है इन कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। लेट एट टाइम टी द बैक्टीरिया विल बी वाई। मान लो बैक्टीरिया वाई होगा, टी मान लिया, टी समय पे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अब इससे बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरिया का रेट है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिस रेट से ग्रोथ हो रही है, जीवाणु समूह में जिस रेट से वो ग्रोथ कर रहा है, उसका रेट मतलब d/dt, वो भी किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया है कितने, y मान लिया है। ये बच्चे किसके प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। कितने नंबर हमारे प्रेजेंट हैं, तो डिवाइड अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल है, y के ही प्रेजेंट है। हमने माना है कि लेट एट टाइम t समय पे बैक्टीरिया y हो जाएगा। तो बैक्टीरिया रेट से जो ग्रोथ हो रहा है वो अपने ही रेट से ग्रोथ हो रहा है, कि जितना बैक्टीरिया है उतना ही ग्रोथ हो जा रहा है। ठीक है। अगर आप एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, तो डिवाइड अपॉन dt, जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा, k इंटू वाई। तो डिवाइड अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, k dt आ जाएगा। बोलो, हमने y यहाँ dt वहाँ भेज दिया है। अब इस पर लिमिट लगेगी। लिमिट ये लगेगी, ध्यान देंगे, या फिलहाल आप इसको चाहो तो नेगेट कर सकते हो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो क्या आएगा बोलो, तो आपके पास में आ जाएगा log y इक्वल टू क्या बच्चों, kt और प्लस c। ये जो k है, k बच्चे क्या बने आप में, ये k कांस्टेंट है, क्योंकि जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट k लगा देते हैं। अब सुनो ध्यान से बच्चे, बैक्टीरिया शुरुआत में 1 लाख था। बैक्टीरिया शुरुआत में क्या था, 1 लाख था। ये आप ध्यान दीजिए, जब शुरुआत में बैक्टीरिया 1 लाख था, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो शुरुआत में बोला गया ना, कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, मतलब किसी ग्रुप समूह, किसी जीवाणु समूह में बैक्टीरिया 1 लाख था। लेकिन कब था, जब कोई समय 0 था, t 0 बच्चे, तो उस समय जो हमारा y था कितना था, वो 1 लाख। ठीक है ना, तो 5, ठीक, 1 लाख। अब बच्चे सुनो, मान लीजिए टाइम हमारा t आवर्स, टाइम देखिए क्या 2 घंटे में बैक्टीरिया 10% बढ़ जाती है। तो बच्चे एट टाइम t इक्वल टू 2, जो बैक्टीरिया है y वो 10% बढ़ जा रही है, मतलब 1 लाख का 10%। अब खुद समझो बच्चे, 1 लाख का अगर 10% निकालेंगे हम लोग, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, 1 लाख है ना, 1 2 3 4, 10% निकालेंगे 10%, तो 10% मीन्स क्या, 1 2 3 4 5 इंटू 10/100, जो कट गया ये, तो बच्चे कितना आ गया, ये 10,000 बढ़ जाएगा, मतलब 1 लाख क्या 10,000, यही तो होगा, 1,10,000, कुछ ऐसा लिख लेंगे आप। बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा हमारा, 1,10,000 लिख लीजिए।
कुछ इस टाइप से। ये सही है। इतना हो गया हमारा y की वैल्यू 1,10,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बस इसी में रख लीजिए, इसी में हम लोग रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन हाँ आपका सॉल्व हो जाएगा। रखिए इसी में। जब से टाइम 0 था, पहले आप इसको अप्लाई करते हैं, इस अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, मतलब क्वेश्चन 1 है। तो बच्चे log y कितना था 1,00,000, 1 2 3 4 5, तो k इंटू 0 प्लस सी। तो यहाँ से c हमारा कितना आ गया log 1 2 3 4 5 1,00,000। अब जैसे सेकेंड को, सेकेंड बॉक्स, जब टाइम हमारा 2 घंटे है, 2 घंटे 2 आवर्स, तो वेक्टर इतना हो गया, तो log 1,10,000 इतना था। तो 2 घंटे 30 रखेंगे 2, तो 2k और प्लस c आ चुका है, कितना था log 1 2 3 4 5, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा log 10,000 माइनस log 1 2 3 4 5 इक्वल टू आ गया 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी log m